डिजीज इन दी आईबीडी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में सेम क्या होगा, दिस इज इट इज ऑल्सो अ क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटोइम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, अब ये जो एरिया है वो कौन सा अफेक्ट होता है, तो दिस डिजीज अफेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, फॉर एग्जांपल लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन पार्ट है उसको अफेक्ट करती है, प्लस रेक्टम। तो ये सिर्फ ये वाला एरिया है उसको ही इन्वॉल्व करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज, इसमें ये वाला जो पार्ट है मोस्टली जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो कोलोन पार्ट है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमेशा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको अफेक्ट करती है, प्लस रेक्टम को करती है, दो ही पार्ट को ये इन्वॉल्व करती है। तो एंड अनलाइक क्रोन डिजीज में क्या था, इन्फ्लामेशन है वो बीच बीच में थी, तो इसमें क्या होगा, देयर इज इन्फ्लामेशन, दिस इज कॉन्टिन्यूअस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉन्टिन्यूअस इन्फ्लामेशन होएगी। जो इन्फ्लामेशन है ये यूजली स्टार्ट इन दी रेक्टम, तो रेक्टम में जो स्टार्टिंग में रेक्टम से स्टार्ट होएगी, तो नीचे से वो स्टार्ट होएगी, एंड इट इन्वॉल्व ओनली म्यूकोजा, तो म्यूकोजा लेयर प्लस सब म्यूकोजा, उसमें क्या था, चारों की चार लेयर है, डीपर तक इन्वॉल्व करती है। तो ये मोस्टली सुपरफिशियल जो लेयर्स हैं म्यूकोजा सब म्यूकोसा उसको ही इन्वॉल्व करती हैं। एंड इस डिजीज के अंदर कोई भी स्किप लीजन्स नहीं होते, ये कॉन्टिन्यूस मैनर में होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारा मेन जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब एक सिंपल याद रखो, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या था, वाटर को एब्जॉर्ब करना, इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करना और स्टूल को फॉर्म कर लेना करना, ठीक है, एंड फीसिस है उसको स्टोर करना। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये सारे जो फंक्शंस है वो क्या हो जाएंगे, इम्पेयर्ड हो जाएंगे। अब इम्पेयर्ड होने की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस में व्हाट यू विल सी, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सो वाटर रिमेन्स इनसाइड द इंटेस्टाइन। ठीक है, पेशेंट दे हैव सीवियर डायरिया एंड ब्लड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट imbalance। इन वाले पेशेंट दे हैव ऑलमोस्ट 10 to 20, 15 to 20 यू कैन रिमेम्बर, 10 to 20 भी लिख सकते हो, ऑलमोस्ट 20 तक इतने उनको पर डे ब्लडी लिक्विड स्टूल्स होते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, सो दे हैव ऑनेस्टली 10 to 20 ब्लडी लिक्विड स्टूल्स पर डे। ठीक है, और अब इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा, इन्फ्लामेशन जैसे जैसे अंदर होगी, इन्फ्लामेशन क्या करती है, जो क्योंकि इसमें क्या डिपर लेयर तक तो इन्फ्लामेशन नहीं है, सो म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा वो वाली लेयर इन्वॉल्व है। अब उससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो साइड की ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। डायलेट होने की वजह से वहां पे फर्दर स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस होएगी, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पेन होने की वजह से पेशेंट के अंदर फर्दर म्यूकोजल एडिमा हो जाएगा। तो अब पेशेंट को क्या होगा, अंदर म्यूकोजल एडिमा हो गया, म्यूकोजा की लेयर है जो स्वेलन होगी, और पेशेंट दे हैव एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। अब पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इन्फ्लामेशन होने की वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स दे बिकम डायलेट। ठीक है, रेडनेस हो जाएगी उस एरिया पे, सो दे हैव वेरी रेडनेस, स्वेलिंग, अल्टीमेटली पेन, एंड दैट कैन लीड टू म्यूकोजल एडिमा। तो म्यूकोजल एडिमा होने की वजह से पेशेंट डेवलप एब्डोमिनल क्रैम्प। सेकंड पॉइंट है, पेशेंट दे हैव अल्सरेशन। अल्सर क्यों हो जाएंगे, अब एक ही एरिया है जो म्यूकोजा है वहां पे परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन हो रही, कॉन्टिन्यूसली इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो म्यूकोजा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वहां पे अल्सर फॉर्म हो जाएगा। एंड ये वाले जो अल्सर होते हैं दे ब्लीड्स वेरी इजिली, इसकी वजह से पेशेंट दे हैव ब्लडी डायरिया, ब्लडी लिक्विड स्टूल होंगे, और वो भी कितने होंगे एडमिट में भी 10 to 20 यू कैन रिमेम्बर, और 15 to 20 पर डे। सो ब्लडी डायरिया, दिस इज द हॉलमार्क साइन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो ब्लडी डायरिया। बट हमने क्रोन डिजीज में देखा वहां पे कोई भी हमारा ब्लड स्टूल में स्टेटोरिया होता है, इसमें ब्लडी डायरिया होता है। देन है लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब कि जो डैमेज कॉलोन है, डैमेज होगी तो वो फर्दर वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि सोडियम और वाटर है वो वाले हमारा कोलोन पार्ट में रीअब्जॉर्ब करना होता है, जिसकी वजह से वाटर है वो भी रीअब्जॉर्ब नहीं होएगा, सोडियम है वो भी रीअब्जॉर्ब नहीं होएगा। ठीक है, एंड पोटाशियम है देट इज ऑल्सो नॉट रिजॉर्ब, सो एज अ रिजल्ट पेशेंट दे हैव डायरिया। ठीक है, अब फ्लूइड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गए, फ्लूइड बार से डायरिया हो रहा है, उसकी वजह से पेशेंट में हैव डिहाइड्रेशन एंड दिस कैन लीड टू वीकनेस। फ्लूइड लॉस होने की वजह से पेशेंट में हैव हाइपोटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है यू यूजली बिगिंस विद प्रोकाइटिस, इट इज बिगिंस विद
ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द रेक्टम। इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टम मीन्स पहले रेक्टम में किसी भी कारण से इन्फ्लामेशन हुई, तो सबसे पहले इसने रेक्टम को इन्वॉल्व किया, देन उसके बाद क्या होता है, ये जो है वो अपवर्ड मोशन में जाता है, तो फर्स्ट पहले ये रेक्टम को करेगा, देन वो अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा। सो इन्फ्लामेशन स्प्रेड अपवर्ड, सो अपवर्ड इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, या हम क्या बोल देंगे, असेंडिंग, जो ऊपर की ओर जाता है असेंडिंग। तो ये सबसे पहले रेक्टम को इन्वॉल्व करता है, उसके बाद जो क्या होगा, रेक्टम के बाद हमारा पार्ट आएगा सिग्मोइड कोलोन, देन हमारा डिसेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन, देन धीरे धीरे क्या करता है, ये एंटायर कोलोन है उसको ही इन्वॉल्व कर लेता है। तो जब भी हमेशा अल्सरेटिव कोलाइटिस प्रेजेंट है तो इसमें हमने पहले रेक्टम को रूल आउट करना होता है। ठीक है, रेक्टम में हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट होगा, उसके बाद भी ऊपर की ओर जा रहा है जो एरिया है वहां पे धीरे धीरे इन्वॉल्व करता जाएगा। सीक्वेंस यू कैन रिमेम्बर, फर्स्ट ये इट विल रेक्टम, देन सिग्मोइड कोलोन के बाद डिसेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स, ठीक है, देन इट कैन इन्वॉल्व एंटायर कोलोन, ये पूरे ही कोलोन को इन्वॉल्व कर लेगा। जब पूरे कोलोन को इन्वॉल्व करता है उसको हम बोलते हैं पेनकोलाइटिस। ठीक है, सो ऑलवेज रूल आउट रेक्टम फर्स्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जब अगर हम एरिया जो रेक्टम है उसको पहले वहां पे नहीं ट्रीट करते तो उसके बाद ये एंटायर कोलम जो इन्फ्लामेशन है वो एंटायर कोलोन पे इफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। इफ ये रिमेन अनट्रीटेड, अगर हम शुरू में ट्रीट नहीं करते देन ये एंटायर कोलोन को इन्वॉल्व कर देता है। देन इसके अंदर हमेशा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसमें हमने कहा था कि ट्रांसल्यूमुरल इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सुपरफिशियल, ये वर्ड आपने याद रखने से, सुपर या फिर इसको बोलते हैं लूमिनल इन्फ्लामेशन ओनली, मींस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनक्लेक्स की अल्सरेटिव कोलाइटिस वो म्यूकोजा प्लस सब म्यूकोजा उनको ही इन्वॉल्व करता है। सो सब म्यूकोजा प्लस म्यूकोजा टू नॉट इन्वॉल्व एंटायर बाउल। तो इसके अंदर जो फिस्टूला है, स्ट्रिक्चर है, एब्सेस है, बहुत रेयर बनते हैं, वो कि क्रोन डिजीज में कॉमन होते हैं। स्किप लीजन्स, सो इन क्रोन डिजीज में भी हमें कौन से लीजन, स्किप लीजन मिलते हैं, सो देर इज नो स्किप लीजन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिव पैच है वो हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं मिलते, इसमें कॉन्टिन्यूशनली होते हैं। देन एक वर्ड होता है शूडोपॉलिप्स, तो शूडोपॉलिप्स का मीन्स होता है कि बार बार अल्सरेशन जब हीलिंग होते हैं, सो रिपीटेड अल्सर हीलिंग्स होने की वजह से एक प्रोजेक्शन से फॉर्म हो जाते हैं, शूडो प्रोजेक्शन। तो अब वो एक तरह से इंफ्लामेटरी टिश्यू होते हैं, दे आर नॉट द ट्रू पॉलिप्स, तो ट्रू पॉलिप्स नहीं होते, जस्ट दे आर अगर रिपीट फॉर्मिंग फ्रॉम द रिपीटेड, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में दिखते हैं, सो रिपीटेड अल्सर हीलिंग दे फॉर्म शूडो पॉलिप्स। मतलब असली वाले पॉलिप्स नहीं है, असली वाले आउटपाउचिंग ग्रोथ नहीं है, ये जो है वो इन्फ्लामेटरी टिश्यू से ही बने होते हैं। तो ये हमें जब पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलोनोस्कोपी करते हैं तो कोलोनोस्कोपी में हमें ये दिखते हैं। सो दीज आर नॉट कॉमन इन दी क्रोन डिजीज, दे आर कॉमन इन ulcerative colitis. Then are the risk factors. So what are the risk factor for this? So risk factor they are mostly same for both ulcerative colitis and Crohn disease. Like in this usually same patient they have remission phase होती है प्लस एक्सेबरेशन फेज होती है। ठीक है, तो पेशेंट को रिमिशन में ठीक हो गए सिम्टम्स, रिमिशन वाले पीरियड के अंदर जो सिम्टम्स है वो डिसअपियर्स हो गए, तो सिम्टम्स डिसअपियर। दोबारा से फिर कोई रिस्क फैक्टर हुआ, कोई ट्रिगर हुआ, तो ठीक है, ट्रिगर हो लाइक इन्फेक्शन हो गया या स्ट्रेस हो गया पेशेंट को, या पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, नशेड्स ले रहा है, उस कंडीशन में या कोई डाइटरी चेंजेस किए हैं, तो फर्दर क्या हो जाएगा, दोबारा से ये रिएक्टिव हो जाएगा, तो पेशेंट दे हैव एक्सेबरेशंस। ठीक है, तो आपने हमेशा ही पेशेंट को टीच करना होता है कि दे शुड नॉट डू स्मोकिंग से और वर्सन हो जाएगा, स्ट्रेस में जाना नहीं देना पेशेंट को। ठीक है, और कोई इन्फेक्शन आता है उसको जल्दी रूल आउट करना है, तो ये इसके अंदर भी सेम remissions and excipients. Now we are going to discuss the clinical manifestation what in the ulcerative colitis. So first I said told you which is very important is bloody diarrhea. So it means patient they have 10 to 20 blood liquid stools per day. This is the hallmark sign of ulcerative colitis. So clinical feature, first one is patient have bloody diarrhea. So patient they have 10 to 20 stools per day. Then sometime in they have mucus or pus, they can also present because inflammation से वहाँ पे mucus हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो पस प्रोडक्शन करते हैं, सो वो भी स्टूल के साथ मिक्सअप होके आ सकते हैं, बट ब्लडी डायरिया, ब्लडी स्टूल, दिस इज इम्पोर्टेंट। देन पेशेंट दे हैव फीकल अर्जेंसी मीन्स जो इन्फ्लेम्ड रेक्टम है
वो स्टूल को होल्ड नहीं कर पाएगी, इन्फ्लामेशन हो रखी है वहां पे। सो इन्फ्लेम्ड रेक्टम दैट कैन नॉट होल्ड योर स्टोर स्टूल, उसकी वजह से पेशेंट को बस स्टूल पास करने की अर्जेंसी होगी। पेशेंट में डू नॉट रीच टू द टॉयलेट तक तो नहीं पहुंचा जाएगा, तो सडनली पेशेंट रश टू द बाथरूम। Then next symptom patient they have abdominal pain. So as the inflammation go mucosal edema हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होना स्टार्ट होगा। अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज पेन की लोकेशन कहाँ होगी। पेन है ये हमने जाके इंटेस्टाइनल स्पाज्म हो गया, तो पेन यूजली इसमें पेशेंट दे हैव लोअर एब्डोमेन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसमें राइट लोअर क्वाड्रेंट इसमें भी, एंड पेशेंट दे हैव पेन इन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके